Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is revision of chapter number 7. अब चैप्टर नंबर 7 तो एडिशन के हवाले से होगा। तो चैप्टर का नाम है फोरेंसिक एस्पेक्ट ऑफ वुंडिंग, या ये चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना था। तो आज हम एनआरए रिवीजन वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम जिस चैप्टर की रिवीजन करने वाले हैं, जिस चैप्टर का बेसिक ओवरव्यू लेने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम है फोरेंसिक एस्पेक्ट ऑफ वुंडिंग, या उसको मैं पहले वाउंडिंग पढ़ता था लेकिन उसको वुंड पढ़ते हैं, ठीक हो गया। तो आज हम इस चैप्टर के अंदर वुंड, जिसको उर्दू में जख्म बोलते हैं, और उस जख्म के ऊपर फोरेंसिक हम किस किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, तो उसका ओवरव्यू लेंगे, और इसका ओवरव्यू भी हम एनआरए से लेंगे। तो अभी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया तो। अब इस चैप्टर के अंदर फोरेंसिक एस्पेक्ट ऑफ वुंडिंग के लिए सबसे पहले आपको इस चैप्टर का स्केच आना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर लिखा हुआ क्या है। तो इस चैप्टर के अंदर आपको ये बताया हुआ है कि आप जख्म किस किस तरह से दे सकते हो, यानी जो इंजरीज होती है या वुंड होते हैं उसके कॉज क्या क्या होते हैं, और इस चैप्टर के अंदर किस वुंड को ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप टर्स का ये वाला जो सफ़ा है, ये वाला सफ़ा अगर आप इसको देख लो, तो ये वाला सफ़ा आपकी बेस बना देगा कि इस चैप्टर के अंदर लिखा हुआ क्या है। सबसे पहले इस सफ़े के अंदर आपको पता चलेगा कि इंजरी को किस सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया। तो इंजरी को सेक्शन नंबर 44 पाकिस्तान पैनल कोड इसके अंदर डिफाइन किया गया। तो 44 ये एमसीक्यूज में आ सकता है, 44 आपने याद रखना है। इसके बाद वो बताता है कि इंजरी की डेफिनेशन क्या है। अब इंजरी की डेफिनेशन प्रॉपर आपको मिल जाएगी एनआरए में भी, लेकिन वो आपको फोरेंसिक एस्पेक्ट ऑफ वुंडिंग के अंदर नहीं मिलेगी, वो आपको मिलेगी मेडिको लीगल एस्पेक्ट ऑफ लॉ, ठीक है, इस चैप्टर में मिलेगी, या लीगल एस्पेक्ट ऑफ मेडिसिन, पता नहीं, इन दोनों चैप्टर में से आप देख लीजिएगा। लेकिन जो प्रॉपर डेफिनेशन है कि कोई भी हार्म वो इलीगल हार्म हो, पहला कोई ना कोई जख्म या कोई हार्म का मतलब नुकसान पहुंचाना, और वो नुकसान इलीगली हो। फोरेंसिक को जब भी आपने पढ़ना है तो आपने पूरी पैराग्राफ को नहीं पढ़ना, आपने कीवर्ड्स को नोट करना है। जिस तरह इसका कीवर्ड क्या होगा कि हार्म, ठीक है, नुकसान वगैरह किसी ने पहुंचा दिया। इसके बाद दूसरा कीवर्ड है इसका इलीगल, वो भी इलीगली हम हार्म पहुंचाएं, नुकसान पहुंचाएं, ठीक है, दूसरा कीवर्ड हमारा इलीगल होगा, ठीक है। अब किस चीज़ का नुकसान पहुंचाना, तो नुकसान पहुंचाना बॉडी को, नुकसान पहुंचाना माइंड को, नुकसान पहुंचाना रेपुटेशन को, नुकसान पहुंचाना प्रॉपर्टी को, जायदाद को, इज्जत को, उसके जहनी तस्कीन को, जहनी सोच को, बॉडी को, जिस्म को चोट पहुंचाना इलीगली, तो उसको बोलती है इंजरी। इस चैप्टर के अंदर हमने वो इंजरीज पढ़नी है जो बॉडी को इफेक्ट करती है, और बॉडी को इफेक्ट करने वाली जो इंजरीज होती है डिपेंडिंग अपॉन देयर मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि आपने इंजरी किस तरह से दी है। तो उसको हमने 4 के अंदर डिवाइड किया हुआ है। मैकेनिकल इंजरी, कि अगर हमने कोई मैकेनिकल फोर्स अप्लाई की है। फायर आर्म इंजरी, मतलब आपने कोई असलहा, बारूद या कोई गोली वगैरह, राइफल, शॉटगन इस्तेमाल की है, जिसको आप असला बारूद वाली इंजरी बोल सकते हो। ट्रैफिक इंजरी के रोड एक्सीडेंट इंजरी, कोई व्हीकल की वजह से हो, एयरक्राफ्ट की वजह से, मतलब कोई हवाई जहाज़ के क्रैश एक्सीडेंट की वजह से, या रेलवे एक्सीडेंट, या थर्मल इंजरी। तो इस चैप्टर के अंदर एनआरए के फोरेंसिक एस्पेक्ट ऑफ वुंडिंग, इस चैप्टर के अंदर इसने क्या क्या बताया हुआ है। तो इस चैप्टर के अंदर इसने जो मैकेनिकल इंजरीज हैं इसने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके बाद आता है फायर आर्म इंजरी, तो इसने मैकेनिकल इंजरी को एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके साथ जो फायर आर्म इंजरी वाला चैप्टर है वो है फोरेंसिक एस्पेक्ट ऑफ वुंडिंग पार्ट 2। तो इस चैप्टर के अंदर इसने मैकेनिकल इंजरीज को ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके बाद जो फोरेंसिक एस्पेक्ट ऑफ वुंडिंग पार्ट 2 है, इस चैप्टर के अंदर उसने फायर आर्म, यानी जो हमारे असलहा बारूद वाले वेपन्स होते हैं, उसको उसने एक्सप्लेन किया हुआ है फोरेंसिक एस्पेक्ट ऑफ वुंडिंग पार्ट 2 के अंदर। जबकि पार्ट 3 के अंदर इसने समझाया हुआ है फोरेंसिक एस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्या है, जो हादसाती मौत होती है वहाँ पे आप फोरेंसिक मेडिसिन किस तरह से अप्लाई कर सकते हो। तो आपको समझ आ गया होगा कि इन चैप्टर के अंदर लिखा हुआ क्या है। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर की, फोरेंसिक एस्पेक्ट ऑफ वुंडिंग की। तो इस चैप्टर की रिवीजन करने वाले हैं एनआरए से, ठीक है। तो आपने क्या क्या करना है और किस तरह से करना है, तो मैं इसको इतना ज़्यादा ईजी बना दूंगा कि आपको याद करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इजी इजी इजी। अच्छा, इसके बाद सब अगर आपको पहली हेडिंग में देखो तो आपको मिलेगा वुंडिंग ऑफ बॉडी टिश्यू, ठीक हो गया। अब इस चीज़ को पहले छोड़ दो, एनआरए को जब भी स्टार्ट करते हैं तो उसकी टेबल वगैरह को देख लेते हैं। तो उसका जो पहला टेबल है तो आपको मिलेगा, वो लिखा होगा वुंडिंग इम्प्लीमेंट, वेपन के बारे में, ठीक है। कि जो जख्म है, जो वुंड है, उसको उन्होंने 4 तरीकों में क्लासीफाई किया हुआ है, ठीक है, ओके। यहाँ पे आपको 4 तरह की क्लासिफिकेशन है। जो ये वाली क्लासिफिकेशन है, मैं आपको अंडरलाइन कर लूँ, एनआरए के अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स होती है तो मैं आपको अंडरलाइन करवाता रहूँगा। तो जो पहला जो ये 2 क्लासिफिकेशन है वो है वुंडिंग इम्प्लीमेंट की, मतलब वेपन की बात कर रहा है। किसका, ये दो अपने ये किसकी क्लासिफिकेशन, ये वेपन की है, ठीक हो गया, कि आपने वेपन कौन सा यूज़ किया है, मैकेनिकल या अदर के अंदर, ठीक है। यानी जो
आपने वो क्या चीज़ है जिसने जख्म प्रोवाइड किया, जिसने इंजर किया टिश्यू को, ठीक हो गया। इसके बाद जो तीसरी क्लासिफिकेशन है वो है मैनर ऑफ एप्लीकेशन की। ये अलग क्लासिफिकेशन है, ये वेपन की क्लासिफिकेशन में नहीं आती। इसका मतलब कि आपने जो है जख्म किस तरह से अप्लाई किया है, क्या वो हादसाती था या खुद अपने आप पे लगाया था, सुसाइडल था, होमिसाइडल था, एक्सीडेंटल था। तो ये तीनों वर्ड्स हमेशा आपस में आते रहते हैं। सुसाइड का मतलब होता है कि एक इंसान ने अपने आप को ही ख़त्म कर लिया, जिसको हिंदी में आत्महत्या और उर्दू में खुदकुशी बोलते हैं। दूसरा होता है होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब होता है कि एक इंसान दूसरे इंसान को कत्ल कर दे, दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाए, तो उसको बोलते हैं होमिसाइड। और तीसरा एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल के अंदर इंटेंशन नहीं होगी, होमिसाइड के अंदर इंटेंशन होती है दूसरों को कत्ल करने की, लेकिन एक्सीडेंटल के अंदर आपको इंटेंशन नहीं देखने को मिलती। जो तीसरी क्लासिफिकेशन है वो है रिजल्टेंट इंजरीज के इंजरी जो हुई है वो किस कैटेगरी की है, वो एक्सटर्नल इंजरी थी या एक्सटर्नल वूंड था या फिर हमारा इंटरनल वूंड था। जो एक्सटर्नल वूंड था डिपेंडिंग अपॉन हमारी स्किन इंटैक्ट थी या नहीं थी। अगर स्किन इंटैक्ट होगी तो उसको बोलेंगे क्लोज वूंड, मतलब जो हमारी स्किन की मेम्ब्रेन्स होगी वो इंटैक्ट होगी, सुपरफिशियल या डीप। दूसरा ओपन का मतलब होता है कि जो स्किन की मेम्ब्रेन्स है वो क्या है, इंटैक्ट नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये वूंड की क्लासिफिकेशन, ठीक है, वूंड आपको, और यहाँ पे वूंड किस तरह से दिया हुआ और रिजल्टेंट इंजरीज की क्लासिफिकेशन। अब वूंड एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब आपको विजिबल होता है स्किन की सरफेस पर, जिसको आप देख सकते हो, विजिबली आप देख सकते हो स्किन के ऊपर। इंटरनली का मतलब होता है कि आप इसको विजिबल, आपको विजिबल नहीं है, मतलब ये स्किन पे आपको नहीं देखने को मिलेगा, ये हमारी इंटरनल विजन को इफेक्ट करेगा। हमारी बॉडी के अंदर तीन ही कैविटीज होती है, इंट्राक्रेनियल कैविटी, इंट्राथोरेसिक कैविटी और एब्डोमेन के अंदर इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी, ये उनके अंदर हो सकता है। तो ये वाला टेबल आपने नहीं छोड़ना। इस टेबल के अंदर सबसे पहले ये बताया हुआ है कि फैक्टर्स कि कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व है वुंडिंग इम्प्लीमेंट के लिए, जख्म देने के लिए, ठीक है, वेपन की बात कर रहे हैं। पहला मैकेनिकल फैक्टर। अब मैकेनिकल फैक्टर के अंदर तीन चीज़ें आ सकती हैं। पहला है ब्लंट। ब्लंट का मतलब होता है स्मूथ। जिस तरह ये अगर आप इसको देखो तो ये पूरा स्मूथ है, इसका कोई पॉइंटेड एंड नहीं है, लेकिन अगर इसका मैं निकाल लेता हूँ कैप तो ये आपको पॉइंटेड एंड देखने को मिलेगा। तो जो शार्प और ब्लंट में क्या फ़र्क होता है, शार्प होता है इसका कोई ना कोई पॉइंटेड एंड होता है, पॉइंटेड होता है, जबकि यानी एक इरेगुलर एजेस होते हैं, जबकि ब्लंट के स्मूथ एजेस होते हैं। तो मैकेनिकल कॉजेटिव फैक्टर के अंदर आपको फैक्टर क्या क्या होगा, सिंगल कॉजेटिव फैक्टर का मतलब यहाँ पे सिंगल फैक्टर जिसने जख्म प्रोड्यूस किया, और मल्टीपल के अंदर आपको बहुत सारे फैक्टर्स देखने को मिलेंगे। जिस तरह अगर बम ब्लास्ट होता है तो बम ब्लास्ट के अंदर ना सिर्फ एक इंटेंस यानी जो इसका वूंड होगा, जख्म होगा, वो मैकेनिकल फैक्टर की वजह से भी होगा, वो टेम्परेचर की वजह से होगा। मिसाल के तौर पर बम धमाका होता है तो धमाका होने की वजह से इतना ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो टेम्परेचर की वजह से भी इंजरीज होगी, और बम धमाका होने की वजह से चीज़ें वगैरह, मलबा वगैरह गिर जाता है, इंटेंस फोर्स लगती है। तो मैकेनिकल फैक्टर भी इंजरी के अंदर इन्वॉल्व हो सकता है। तो वो कौन कौन से फैक्टर, सिंगल कॉजेटिव फैक्टर या मल्टीपल फैक्टर्स। तो मल्टीपल फैक्टर्स के अंदर बम ब्लास्ट, फायर आर्म का मतलब वो गोली मारी और गोली लगने के बाद वो बंदा अचानक गिर गया, दरिया से गिर गया या पुल से गिर गया, तो मैकेनिकल फैक्टर भी आ जाएगा। तो मल्टीपल कॉजेटिव फैक्टर के अंदर आपको मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जबकि सिंगल के अंदर आपको सिंगल आइसोलेटेड फैक्टर देखने को मिलता है। मैकेनिकल को भी तीन में डिवाइड किया हुआ है कि जो आपने वेपन इस्तेमाल किया, वेपन तो वो ब्लंट था, स्मूथ था, जिस तरह हमारा राइफल का जो होता है, ठीक है, राइफल का शटल को, राइफल का जो मैगजीन वाला होता है, ठीक है, शार्प कटिंग एंड, जिस तरह इसका आप देखो बाल पॉइंट का तो उसको आपको पॉइंटेड एंड नजर होगा, पॉइंटेड एंड, ठीक है। और कटिंग एज किसका होता है, जो हमारे सीजर्स वगैरह होता है, नाइफ्स वगैरह, इनके होते हैं। दूसरे फैक्टर कौन कौन से हैं, टेम्परेचर वाले फैक्टर जिनको आप थर्मल फैक्टर्स भी बोल सकते हो। मिसाल के तौर पर हीट की वजह से भी मौत हो सकती है या जख्म लग सकता है, फ्लेम की वजह से या हॉट लिक्विड की वजह से, इसकी वजह से भी इंजरीज वगैरह। तो इस चैप्टर के अंदर हमने वुंड को प्रोड्यूस करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आपको सिंगल फैक्टर्स मिलेंगे और यहाँ पे आपको मल्टीपल फैक्टर्स देखने को मिलेंगे, ठीक हो गया। इलेक्ट्रिसिटी हो गया। इलेक्ट्रिसिटी भी दो तरह की, लो वोल्टेज, लूज कॉन्टैक्ट, फर्म कॉन्टैक्ट, रेडिएशन है, क्रॉसिव है। तो जो क्रॉसिव है इसकी एक्सप्लेन किया हुआ टॉक्सिकोलॉजी के अंदर। तो इस चैप्टर के अंदर आपको मैकेनिकल फैक्टर्स एक्सप्लेन मिलेंगे, मैकेनिकल फैक्टर की एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगी, इंजरीज वगैरह की देखने को मिलेगी, उसके साथ आपको इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल इंजरीज, इलेक्ट्रिकल इंजरीज, रेडिएशंस, तो ये वाली चीज़ें आपको देखने को मिलेगी इस चैप्टर के अंदर। जबकि मल्टीपल फैक्टर्स वाली जिस तरह फायर आर्म इंजरी, तो ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में देखने को मिलेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है फोरेंसिक एस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इसके अंदर आपको एक्सीडेंट वगैरह का देखने को मिलेगा। तो ये क्लासिफिकेशन आपने नहीं छोड़नी, ठीक हो गया। अब इसी टेबल को वो एक्सप्लेन करा यहाँ पर कि जो इंजरी होती है वो दो तरह की हो सकती है, एक्सटर्नल या इंटरनल। अब एक्सटर्नल का मतलब वो स्किन को इन्वॉल्व करती है, स्किन और उसके साथ अंडरलाइंग टिश्यू को, तो इसको एक्सटर्नल बोलते हैं। तो आप इस चीज़ को इसके ऊपर लिख सकते हो, ठीक हो गया, ठीक है। और यहाँ पे पहली लाइन में बताता है कि वुंडिंग ऑफ बॉडी टिश्यू ड्यू टू एक्सीडेंट और अदर
ठीक है, मतलब बता रहा है कि मैनर ऑफ एप्लीकेशन की किस तरह से आपने फोर्स अप्लाई किया, तो वो सुसाइडल भी हो सकता है, एक्सीडेंटल भी हो सकता है, या फिर होमिसाइडल भी हो सकता है। और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब जिसके ऊपर अदालती जुर्म आयद होता है। ठीक हो गया। और यहाँ पे बताता है कि वो जो इंजरीज होती है दो तरह की होती है, एक्सटर्नल या इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब स्किन और के साथ अंडरलाइन टिश्यू का अफेक्ट करे। इंटरनल का मतलब हमारी जो बॉडी कैविटी के विसराज होते हैं, इंटरनल क्रेनियल, इंट्रा एब्डोमिनल, इंट्राथोरेसिक, इसका अफेक्ट करे। ठीक हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट है लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोरेंसिक सर्टिफिकेशन, कि जो भी कोई इंजरी वगैरह कोई होता है, चोट वगैरह लगती है, तो उसका कोई फोरेंसिक सर्टिफिकेट वगैरह बनता है। तो उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें आपने दर्ज करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे होता है पहले मेडिकल ऑब्जर्वेशंस होती है। मेडिकल ऑब्जर्वेशन के अंदर आपने क्या क्या लिखना है कि जो चोट लगी उसकी शेप क्या थी, कि उसकी शक्ल क्या थी, इरेगुलर थी, रेगुलर थी, इसका साइज़ क्या था, कितनी बड़ी थी, उसके मार्जिन का करेक्टर क्या है, रेगुलर मार्जिन थे, इरेगुलर मार्जिन थे, उसकी साइड क्या थी। ठीक है। उसके साथ हमारी बॉडी के ऊपर क्या साइन सिम्टम में फ़र्क आया। मिसाल के तौर पर अगर थर्मल इंजरीज होती है तो हमारी बॉडी में वेजोडाइलेशन देखने को मिलती है। अगर ठीक हो गया इलेक्ट्रिसिटी होती है तो हमारी बॉडी का जो हार्ट होता है, ठीक है, तो हार्ट की एक्टिविटी कम हो जाती है। तो ये हमारी बॉडी के ऊपर जो वाइटल साइंस होते हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट देखने को मिलता है वो भी देखने को आपने देखना है। तो ऑब्जर्वेशन में क्या क्या चीज़ें होती है, शेप ऑफ वुंड, साइज, कनेक्टर, डिस्क्रिप्शन और जनरलाइज रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ वाइटल साइन। ठीक हो गया। इसके बाद ये भी देखना है नंबर 6 क्या नोट करना है फोरेंसिक सर्टिफिकेट के अंदर इंजरी से रिलेटेड, कि जो वुंड है, वुंड की एज क्या है, यानी इसको कितना टाइम जख्म को हुए हुए हो चुका है। ठीक है। इसके बाद आपने ये देखना है कि इसका मैनर क्या है, किस तरह से दिया हुआ है, आया कि ये सुसाइडल है, एक्सीडेंटल है या ये होमिसाइडल है। तो ये 7 चीज़ें आपने नोट करनी होती है फोरेंसिक सर्टिफिकेट के अंदर। ठीक हो गया। किससे रिलेटेड, वुंड से रिलेटेड। तो ये आपने इसको नोट कर लेना है, मैंने भी नोट किया है, आप भी इसको नोट कर लेना। इसके बाद वो बताता है कि टाइप्स ऑफ वुंड। तो जो टाइपिंग होती है, जो टाइप्स होती है वुंड की, डिपेंडिंग अपॉन वेपन कौन सा यूज़ किया है। तो जो सिंगल कॉजेटिव फैक्टर के जो वुंड है वो सिंगल कॉजेटिव फैक्टर की वजह से हुआ, सिंगल फैक्टर की वजह से हुआ, जैसे मैकेनिकल फैक्टर टेम्परेचर वाला, जिसको थर्मल फैक्टर, इलेक्ट्रिकल, रेडिएशन, कॉरोसिव। ठीक हो गया। या फिर वो क्या था, मल्टीपल फैक्टर्स था। ठीक हो गया। जिस तरह फायर आर्म इंजरी, बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह। फायर आर्म के अंदर भी शॉर्ट गन, राइफल में भी लो वेलोसिटी बुलेट और हाई वेलोसिटी बुलेट। तो इसी क्लासिफिकेशन वाले को एक्सप्लेन कर रहा है। तो आपने ये टेबल को अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके साथ आपने लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोरेंसिक सर्टिफिकेशन, ये टेबल के अंदर नहीं दी हुई, ये आपने नोट कर लेनी है। इसके बाद बताता है कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारी शेप को कंट्रोल करते हैं। शेप ऑफ इंजरी की, जो इंजरी की शक्ल है वो किस तरह से आनी है, तो उसको कंट्रोल करते हैं। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स है, तो वो आपको मिलेगा इसके अंदर, इस टेबल के अंदर, कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी इंजरी को या वुंड की शेप को कंट्रोल करते हैं। पहला है टाइप। ठीक है। टाइप ऑफ वेपन, कि आपने वेपन कौन सा इस्तेमाल किया। पहला कुछ फैक्टर्स आपको वेपन के देखने को मिलता है कि आपने वेपन पता नहीं इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा सही तरह, हथियार आपने कौन सा इस्तेमाल किया। उसके बाद आप ये डिपेंड करता है कि कौन से पार्ट को डैमेज किया। मिसाल के तौर पर अगर हथियार होता है नाइफ, तो नाइफ की इंजरी थोड़ी डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू राइफल्ड फायर आर्म। और ये डिपेंड करता है कि आपने हमारी बॉडी के किस हिस्से को डैमेज किया है, किस पार्ट को स्ट्राइक किया है। हमारा आर्म भी हो सकता है, फोर आर्म भी हो सकता है, हेड भी। तो 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं जो हमारी शेप को कंट्रोल करते हैं। पहला होता है कि आपने वेपन कौन सा इस्तेमाल किया है, हथियार कौन सा है। फिर इसके बाद ये नोट किया जाता है कि किस हमारी बॉडी पार्ट को उसने नुकसान पहुंचाया है। तो पहला है वेपन वाले फैक्टर्स और दूसरा पार्ट स्ट्राइक वाले फैक्टर्स। तो जो वेपन वाले फैक्टर्स होते हैं वो डिपेंड करता है कि हमने वेपन कौन सा इस्तेमाल किया है, उसकी वेट या वेलोसिटी क्या है, उसके बाद उसका मैनर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है, उसके बाद पार्ट स्ट्राइक जिसमें आर्किटेक्चर, मूवमेंट ऑफ पार्ट और टिश्यू रेजिस्टेंस, इसको देखा जाता है। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है और हमारे यहाँ मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब, लीथल हो रहा है, आंधी वगैरह आ रही है। तो मैं वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ और इसके बाद हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी इंजरी की शेप को कंट्रोल करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो यहाँ तक तो इसको लाइक कर लेना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।